नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आज हमारे साथ में प्रभात रंजन मिश्रा जी हैं, जो कि ज़मीनी रिपोर्टर हैं और बड़े ही उम्दा तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। ये वाणी और विचार दोनों के धनी हैं, इसलिए इनकी वाणी को सुना जाता है और विचारों को बहुत ध्यान से समझा जाता है। आज इन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म के लिए समय निकाला, इसके लिए इनका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राइट। राहुल जी, अपने प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम इनसे बात करेंगे कांग्रेस की गिरती हुई सेहत के ऊपर। अगर मैं कुछ नाम गिनाऊं, जैसे गौरव वल्लभ, विजेंद्र सिंह, आचार्य प्रमोद कृष्णन, संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा, हार्दिक पटेल, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, प्रियंका चतुर्वेदी, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अल्पेश ठाकुर, अनिल एंटोनी, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जयवीर शेरगिल, एस एन कृष्णा, अशोक चौहान, हेमंता विश्व शर्मा, रीता बहुगुणा, जगदम्बिका पाल, एन बीरेन सिंह, किरण कुमार रेड्डी, दिगंबर कामत, विजय बहुगुणा, प्रेमा खांडू और भी बहुत कुछ। अगर मैं और भी सारे नाम लूं, शायद पूरा समय यहीं पे निकल जाएगा। बीजेपी का 2 से शुरू हुआ सफर 303 पर पहुंच गया और अब 370 की बारी है। ये किसी तपस्या और त्याग और समर्पण के सिवा मुमकिन नहीं हुआ। शिखर पर बने रहना तो आसान है, शिखर पर पहुंचना तो आसान है, पर वहां बने रहना मुश्किल। इस बात को आज बीजेपी ने चरितार्थ करते हुए हमें दिखाई देती है। दूसरी ओर कांग्रेस 404 से 44 और अब 52 पर सिमट गई। नीचे गिरना कोई समस्या नहीं है, पर नीचे गिर के ऊपर उठने के सार्थक प्रयास न करना, ये सबसे बड़ी समस्या है। नफरत का जो बाजार मौत का सौदागर से शुरू हुआ था, वो नीच चौकीदार चोर है से होते हुए मोदी का कोई परिवार नहीं पे आके रुक गया। और लगता है कि हर बार विपक्ष ही ये तय कर लेता है कि हमें हमारे आचरण, हमारी भाषा के व्याकरण और विशेषण से बीजेपी को उसके टारगेट को तक पहुंचने में हेल्प करनी है। चौकीदार चोर है, मैं भी चौकीदार बन गया, और मोदी का कोई परिवार नहीं है, मोदी का परिवार बन गया। प्रभात जी, आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस अलग परिणाम तो चाह रही है, पर अलग परिणाम के लिए अलग कोशिश करने को तैयार नहीं? उसके लिए हर जाने वाला व्यक्ति कांग्रेसी गद्दार है या फिर फूल छाप कांग्रेसी है। ऐसे में कांग्रेस का पुनरुत्थान कैसे होगा, या क्या कांग्रेस को कभी समझ आएगी कि वो क्या गलत कर रही है, जिसकी वजह से जनता का उस पर भरोसा नहीं बैठ रहा है? राहुल जी, पहले तो 30 सेकंड में आपको बात बताऊं कि आपने जिस तरीके से पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन को रेडी किया था, बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छा था। और यही एक वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से जो लोग इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये है कि चाहे वो आपके शब्दों का चयन हो, चाहे वो आपने जिस तरीके से सभी संबोधनों को जोड़ने की कोशिश की है, वो अपने आप में बहुत अच्छा था। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये चैनल अपनी उन ऊंचाइयों को छुएगा जिस ऊंचाइयों तक इसे पहुंचना चाहिए। मेहनत कीजिए, लगे रहिए। अब धन्यवाद। मुख्य रूप से राहुल जी बात करते हैं कांग्रेस के पतन की। तो देखिए, कांग्रेस का पतन आज से शुरू नहीं हुआ। आपने 404 सीटों का जिक्र किया था। ये बराबर। राजीव गांधी का समय हुआ करता था जब जी जी, कांग्रेस 400 से 1984 ज्यादा का। सीटें जीत गई थी। बहुत बड़ी वजह आपने कहा था, या कोई भी व्यक्ति कहता है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह थी, संवेदनाएं थी, अलग बात है। लेकिन कांग्रेस ने अपना पीक देखा था। उसके जी। बाद जो जनरल इलेक्शन होते हैं, वहां पे कांग्रेस की करीब 195 के आसपास सीटें आती हैं। मैं आपको बताता हूँ, राजीव गांधी के नेतृत्व में जो बराबर। 1989 के इलेक्शन हुए थे। और उसमें राजीव गांधी ने अपनी हार जो है वो स्वीकार की, यानी कि बराबर। कांग्रेस पार्टी ने उस इलेक्शन में अपनी हार स्वीकार की थी। अब स्विच आइए 2004-5 पे, जब देश के अंदर फिर से जनरल इलेक्शन होते हैं और अटल बिहारी बराबर। वाजपेयी के सामने संयुक्त विपक्ष यानी कि यूपीए जो है वो खड़ा होता है। उस हम्म, इलेक्शन में अगर मैं गलत नहीं हूं तो कांग्रेस की सीटें 145 के आसपास आती हैं, मतलब कि एक दो बराबर। ऊपर नीचे होंगी। और उसमें कांग्रेस अपने आप को जीता हुआ मानती है। हम्म, 195 पे अपनी हार स्वीकारने वाली पार्टी जब 145 पर अपनी जीत स्वीकारने लग जाए, तो मोरली जो है उसका डिक्लाइन शुरू हो चुका है। तो कांग्रेस का डिक्लाइन आज से नहीं, 1984 से सतत रूप से चल रहा है। बराबर। और उसमें मील के पत्थर का काम किया 2004-5 में, जो जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को सीटें नहीं मिली है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई और उसे अपने जीत के रूप में जो है वो प्रदर्शित किया। हालांकि 2009 में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ बेहतर रहा, लेकिन 2014 आते आते हमने देखा कि वो बबल था जिसको रोकने के लिए हवा भरी जा रही थी, भरी जा रही थी, भरी जा रही थी।
उसको एक पिन की जरूरत थी, वो पिन नरेंद्र मोदी लेके आए और वो बबल फट गया और कांग्रेस जो है नीचे गिर गई और अपने न्यूनतम स्तर पे पहुंच गई, और उससे बराबर। वो उठ पाएगी उस बात की संभावनाएं नजर ही नहीं आ रही। तो पहली चीज यही कि जब आप अपनी हार में भी अपनी जीत तलाशने लग जाए तो आपको नहीं पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसी बीच में जो आपकी कॉम्पिटिटर है वो 280 80 से 190 के आसपास, उसके बाद 160 के आसपास, और अब देखिए 303, 270 पार किया, 303 पार किया, और अब जो है वो 370 का नारा लगा रही है। और जमीन पे जो स्थिति है आज के टाइम में, इतिहास में राहुल जी इससे ज्यादा नीरस चुनाव नहीं हुआ है। और जब भी हम्म। नीरस चुनाव होते हैं, यानी कि चुनाव का कोई माहौल नहीं होता है, तो वो सत्ताधारी दल के लिए एक बड़ी अच्छी खबर होती है, बशर्ते कि इसमें वोटर जो होता है वो ये सोचता है कि हाँ सरकार तो बनी रही है, हम वोट डालने नहीं भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आमतौर पर ऐसे चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष विपक्ष को को मिलता होता है। 2004-5 में यही हुआ था अटल जी की सरकार में, ये एक है। बहुत बड़ी वजह रही थी उनके हारने की। लेकिन उस वक्त की भाजपा में और इस वक्त की भाजपा में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत। उस वक्त के संघ में और इस वक्त के संघ में बहुत बड़ा अंतर है। वो वोटर्स को मोबिलाइज भी करेगी और वोटिंग डे के अंदर जो है उनको पोलिंग स्टेशन पे लेके भी जाएगी, क्योंकि उसके बराबर। पास उस स्तर पर कार्यकर्ता है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो मैं आपको बताऊं, इस वक्त देश में 28 राज्य हैं, और यूटीज को भी अगर आप काउंट कर लें तो 3 बड़े यूटीज हैं जहां पे इलेक्शंस बहुत बड़े स्तर पे होंगे। जैसे जम्मू बराबर। एंड कश्मीर आपका यूटी हो गया, आपका दिल्ली यूटी और पुडुचेरी, दिल्ली। इनमें बड़े स्तर पे होंगे, और भी यूटीज हैं लेकिन उनके चुनाव उस स्तर के नहीं होते हैं। और वहां पे में से कई ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस का संगठन तक नहीं बचा। बराबर। हरियाणा के अंदर मैं आपको बताऊं, 2013 के बाद कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की नियुक्ति नहीं हुई। हम्म। तो ये कैसे चुनाव जीतेंगे? जमीन पर कार्यकर्ता आपके पास होगा तब तो आप लेके जाएंगे। अब जो लोग चुनाव छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, तो बेसिकली देखिए, पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग जुड़े हुए थे राहुल जी, उनका आजादी की लड़ाई से इसके साथ जुड़ाव था। क्या भाई, मिशन हमारा है कि हम आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट करेंगे। आरएसएस बराबर। ने भी जब अपना संगठन बनाया था तो उसने संगठन अलग चीजों के लिए बनाया, आजादी की लड़ाई में उसने कांग्रेस के साथ ही पार्टिसिपेट किया। और सही तमाम बात है। संगठन जो थे वो कांग्रेस के झंडे के नीचे ही आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन आज बराबर। कांग्रेस के साथ ऐसी कोई चीज नहीं है ना। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास कांग्रेस से जुड़े रहने के लिए कोई एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास आइडियोलॉजिकली कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। आज आप हम्म। किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछें कि भैया आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप डिफाइन कर दीजिए अपनी आइडियोलॉजी, वो अपनी आइडियोलॉजी नहीं डिफाइन कर पाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिकली बहुत रिच पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है। ठीक है, आज अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कांग्रेस न रह के कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी इसके ऊपर हावी हो चुकी है। भैया, सेक्युलरिज्म का मतलब सर्वधर्म सद्भाव हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि आप धर्म को गालियां देंगे। लेकिन आज सही बात है। कांग्रेस पार्टी का सेक्युलरिज्म धर्म को गाली देने के ऊपर उतारू हुआ जाता है। धारा के विपरीत जाना आपको तो महात्मा गांधी से सीखना चाहिए। मैं सीधी बात करता हूं, महात्मा गांधी से ही अगर कांग्रेस पार्टी आज की सीख ले तो उसको समझ में आएगा। आपको याद होगा खिलाफत मूवमेंट हुआ था, तो हम्म। देश के मुसलमानों को आजादी की लड़ाई में एकत्रित करने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत के ऊपर भी जो चीजें हैं वो रखी थी अपने सामने। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको। और उनका तो अगर इस बिहाफ से अगर देखा जाए तो अगर वो सेक्युलर है तो उनको इस विषय पर अपनी बात ही नहीं रखनी चाहिए थी। सही बात है। इस चीज के ऊपर हे राम उनको वर्ड ही नहीं बोलना चाहिए था। अगर वो सेक्युलर है तो राम रहीम इनसे तो महात्मा गांधी का कोई नाता ही नहीं होना चाहिए था। सही तो बात है। वो सेक्युलरिज्म तो महात्मा गांधी के मरते ही समाप्त कर दिया गया हम्म। और एक नया सेक्युलरिज्म लेके आया गया, जिसे आप नेहरू का सेक्युलरिज्म कह सकते हैं। और वो नेहरू का सेक्युलरिज्म इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा इनके अंदर घुसा दिया गया कि चाहे वो सोमनाथ मंदिर हो, मैं जो नेहरू का सेक्युलरिज्म कह रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ, अगर महात्मा गांधी इस देश में जीवित होते तो सोमनाथ मंदिर की जब जब इनॉग्रेशन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उसके अंदर महात्मा गांधी जरूर जाते और वो प्रधानमंत्री नेहरू को भी बोलते कि तुम भी जाओ, क्योंकि ये जरूरी है। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद भारत अपनी आप को सांस्कृतिक रूप से आजाद करवा सकता है इस बराबर। एक कार्यक्रम से। लेकिन नेहरू बराबर। ने उसका बाइकआउट किया और अपने मंत्रिमंडल को भी जाने से मना कर दिया। यही सोच इनके लोग लेके आए। और सोचिए कि जिस जो व्यक्ति जो गांधी पूरे दिन राम भजन गाते थे, उनके ही देश में राम मंदिर के लिए हिंदुओं को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा।
और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं आमतौर पर इसे भारत की प्राण प्रतिष्ठा कहता हूं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने इसका बाइकआउट किया। सही बात एक कम्युनिस्ट पार्टी का एक संगठन है, छोटा सा संगठन है, नाम मात्र का संगठन है, हालांकि वो आतंकी संगठन है, मेरे दिमाग से वो नाम जा रहा है, मैं इसलिए आपको, उसकी कोई एमएलए एमपी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा टूट के वो एक फ्रैक्शन बना हुआ है, और एक कांग्रेस पार्टी। ये दो एकमात्र पार्टियां रही हैं जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल उठाए। है। बाकी दलों ने जाने से मना किया। जाने से मना किया, चाहे सही आप बात। समाजवादी पार्टी की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर लें, इन्होंने सहर्ष निमंत्रण को अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन राम मंदिर के इवेंट के ऊपर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी, राम मंदिर का जो पूरा का पूरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, जब इस देश के अंदर पूरा का पूरा देश इस मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहा है, ये देश की सांस्कृतिक आजादी का दिन। इस सही बात। 2019 से लेकर 2024 तक में दो ऐसे पल आए हैं जब हमने गुलामी की दास्ता को तोड़ा है। पहला, जब देश की नई संसद का निर्माण पूर्ण हुआ और उसका उद्घाटन कार्यक्रम, उस दिन हम पूर्ण रूप से, जो अब तक हमारा जो पार्लियामेंट था, हमारी जो संसद थी, वो जब लोग देखने आते थे तो कहते थे ये अंग्रेजों का बनाया हुआ। अंग्रेजों का बना है। सही बात। डेमोक्रेसी हमारी उधार की थी, इस तरीके का प्रतीत होता था। ये सही। हमने अपनी डेमोक्रेसी 75 साल बाद अर्जित की थी। तो एक, वो भी दास्ता का जो प्रतीक है, देखो इसके लिए आपको नेहरू को पढ़ना पड़ेगा। नेहरू भी हम्म। तो बार बार कह रहे थे अपने भाषणों में कि आजादी अभी अधूरी है, और उस अधूरी आजादी को पूरा जो है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो उस कार्यक्रम का आपने बाइकआउट किया, आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बाइकआउट किया। तो जो लोग आपको डिफेंड कर रहे हैं, वो कैसे आपको डिफेंड कर पाए? हम्म। आपके पास तार्किक चीजें होनी चाहिए ना। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप पर कैपिटा इनकम की देश की बात करेंगे, तो आपको पता है इस वक्त में 1,35,000 से 1,50,000 के बीच में रेंज में हम फ्लक्चुएट होते हैं। उसमें भी जो बराबर। ग्रामीण इलाके होंगे उसमें 25 से 30,000 है पर कैपिटा इनकम, उससे ज्यादा नहीं है। बराबर। लेकिन आपके समय में तो वो भी नहीं था। पॉइंट हम्म। ये है कि वो इंक्रीज हुआ है। अभी इनका कल का मैनिफेस्टो लॉन्च का कार्यक्रम था। इस मैनिफेस्टो लॉन्च के कार्यक्रम में आप देखेंगे ये जीवन भर ओपीएस 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 की की राग बात गाते करें। रहे, और अब पलट गए। चलिए ये छोड़िए, जो अपना जो जीडीपी की बात है वो डबल होनी है 6 साल के बीच में, ये बोल रहे 10 साल लग जाएंगे इनको। तो इन्होंने ना रिसर्च की, ना किसी प्रकार का कोई काम किया। तो इनके, चाहे वो गौरव वल्लभ हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, इन जिनको डिफेंड करना है, चाहे वो रोहन गुप्ता हो, जिनको मीडिया के सामने आके पार्टी का पक्ष रखना है, उसको बार बार जलील होना पड़ा। हम्म। आप कोई ऐसा तर्क लेके नहीं आ रहे, कोई ऐसी चीज लेके नहीं आ रहे जिसको लेके पब्लिक डोमेन में जाया जाए। पब्लिक डोमेन में कांग्रेस जाएगी कैसे, ये अपने आप में बड़ी समस्या है। आप समझ लीजिए कि यूपी में सबसे ज्यादा डेंट कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी ने दिया। बराबर। आज आप उसी के सहयोगी बने हुए हो। सहयोगी भी, ड्राइविंग सीट पे भी अगर आप होते तो कोई बात है, आप पीछे वाली सीट पे हो। सही है। जिस डीएमके ने आपको तमिलनाडु से उखाड़ फेंका, आप उसके पीछे वाली सीट पे हो। बिहार में जिस लालू ने आपको उखाड़ फेंका, आप उसकी पीछे वाली सीट पे हो। जिस सही बात। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने आपको उखाड़ फेंका, दिल्ली में 4 सीटें मिली है आम आदमी पार्टी को, और सिर्फ 3 सीटें मिली है राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को। जबकि पिछली बार के अगर लोकसभा के रिजल्ट्स को देखेंगे तो 6 सीटों पे कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी थी। तो ये जो मिसकैलकुलेशंस हैं कांग्रेस के ऊपरी लेवल के नेताओं की, वो उनके कार्यकर्ताओं को उनसे दूर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। और सेकेंडली, हम्म। पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा नियम है राहुल जी, कि पावर आपको चाहिए, बराबर। आप पावर के आसपास रहना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से ही लोग गए हैं। आप बंगाल में देखिए, बंगाल में क्या हुआ कि बंगाल में जब टीएमसी चुनाव जीत गई, तो बीजेपी के सिटिंग सांसद वगैरह भी मूव कर गए ना। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी के सिटिंग बिल्कुल। सांसद वगैरह भी मूव कर गए, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है ना, हर व्यक्ति अपने करियर को देख रहा है। हम्म। जिसको बंगाल लेवल की पॉलिटिक्स करनी है, सिर्फ बंगाल लेवल की पॉलिटिक्स करनी है, उसको लगा कि भैया अगले 5 साल तो मेरा कोई मत नहीं बनता। और उसे इतना पता है, वो इतना कॉन्फिडेंट है कि 5 साल बाद अगर मैं टीएमसी छोड़ के वापस बीजेपी में जाऊंगा तो बीजेपी वाले मेरे लिए दरवाजे खुले रखेंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, बीजेपी कार्डर वाली पार्टी है, बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन वाली पार्टी है, उसके पीछे संघ की विचारधारा है, वो आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो विजेंद्र सिंह पानी पी पी के मोदी को गरिया रहे थे, वो उनका स्वागत करते हैं। बराबर। भैया, जिसके ऊपर आदर्श घोटाले का आपने आरोप लगाया, वो आपका स्वागत करते हैं। जिस अजीत पवार के ऊपर आपने करप्शन के चार्ज लगाए, वो आप उनका स्वागत करते हैं। 116, मैं आपको बताता हूं, अभी करीब
350 से 400 कैंडिडेटों की लिस्ट, 8 लिस्ट आ गई है। मतलब 8वीं लिस्ट आ गई है बीजेपी की। बराबर। और 2014 की बात की जाए, 2019 की बात की जाए, और अभी तक की जो रिसेंट ज्वाइनिंग्स हुई हैं कल तक की, उसकी बात की जाए, तो 116 ऐसे कैंडिडेट बीजेपी ने अनाउंस किए हैं जो कि बीजेपी के नहीं है, वो अन्य पार्टियों से हैं। सही है। इसमें से 33 तो रिसेंट ज्वाइनिंग्स है। मैं ये नहीं कह बराबर। रहा हूं कि ये सिर्फ कांग्रेस के ही है, हाँ, इनमें कुछ किसी आम भी आदमी और पार्टी के अन्य भी है पार्टी कुछ। से। लेकिन फैक्ट क्या है कि एक कार्डर बेस्ड जो पार्टी है, उसमें तो उसके कार्यकर्ताओं का हक मारा जा रहा है ना। बराबर, बिल्कुल सही है। आप नॉर्थ ईस्ट में आपका ये एक्सपेरिमेंट चलता है, चाहे आपने एन बीरेन हाँ। सिंह का नाम लिया, इज हाँ। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर बराबर। में आपके पास संगठन ही नहीं था, एक व्यक्ति आया आपके साथ संगठन ले आया। हेमंत बिश्व बराबर। शर्मा के मामले में ये सारी चीजें चलती हैं। हेमंत बिश्व बराबर। शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट को पूरा आपके लिए कंट्रोल कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपके लिए वोटिंग शिफ्ट करवाई। बराबर। कुछ तो है जो आपके पास अच्छे आते हैं, इस बात में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई हम्म। ऐसे लोग हैं जिनका मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान कर जाती है। हम्म। अब जैसे बिहार एक अपने आप में पूरा बिहार एक पूरी लैंड है जो, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का सीएम अब तक नहीं बना। अब बंगाल की बराबर। चर्चा करते हैं, केरल की चर्चा करते हैं, तमिलनाडु की चर्चा करते हैं, दक्षिण बेल्ट की चर्चा करते हैं, लेकिन काउ बेल्ट का एक बहुत बड़ा स्टेट बिहार, वहां बीजेपी का सीएम अब तक एक बार भी नहीं बना। सही है। लेकिन आप उसको पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं देखेंगे। वो हम्म। फर्टाइल लैंड है बीजेपी के लिए, बट बीजेपी जेडीयू के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, चिराग पासवान के साथ जाके अपने उस फर्टाइल लैंड को खराब करती। कांग्रेस के साथ, जो फिर मुख्य रूप से आपके सवाल पे आ जाए, अगर सिर्फ कांग्रेस पर ही चर्चा करनी है तो कांग्रेस के साथ देखिए, कांग्रेस जब जब सत्ता से दूर होती है तब तक कांग्रेस टूटती ही टूटती है। कांग्रेस हर 10 साल में 2-3 दफा टूटना उसका पॉसिबल ही। अब कांग्रेस टूट नहीं रही है, वो बिखर रही है। अब दोनों में फर्क क्या है ये समझ हम्म। लीजिए। सही देखिए, बात। पहले शरद पवार थे, बाबू जगजीवन राम थे, ठीक है, बड़े बड़े नेता हुआ करते थे इनकी पार्टी में, चाहे वो के कामराज रहे हो। तो इनके पीछे एक वोटर बेस होता था, मास लीडर्स होते थे, ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर आपके पास मास लीडर्स नहीं है, तो जो मास लीडर नहीं है तो वो पार्टी के फ्रैक्शंस नहीं कर पाता है। तो हम्म। फ्रैक्शंस नहीं कर पाता है तो वो अकेले अपने समर्थकों के साथ जो है वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। कांग्रेस के अब और टुकड़े होने संभव नहीं है। अब कांग्रेस के अगर टुकड़े होने हैं तो कांग्रेस राहुल और कांग्रेस सोनिया या कांग्रेस प्रियंका बननी है। तो सोनिया जी तो राजनीतिक रूप से संन्यास की तरफ जा चुकी हैं। बराबर। राहुल और प्रियंका में बंटवारा हो सकता है, मल्लिकार्जुन खड़गे की ज्यादा उम्र बची नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि एक आपको कांग्रेस केसी वेणुगोपाल मिल जाए, लेकिन उसकी भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ, मतलब जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसा पद जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर संघ द्वारा भेजा जाता है, हम्म। संघ द्वारा जो व्यक्ति भेजा जाता है वो पूरे भारत में प्रचारक स्तर का काम कर चुका होता है। उसको बराबर। पूरे भारत का ज्ञान होता है, वो पूरे भारत से रूबरू होता है, वो अनेकों भाषाओं का ज्ञाता होता है, वो सही बात। भारतीय जनता पार्टी का संगठन महासचिव होता है, समझ लीजिएगा। और सही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसका संगठन महासचिव जब हिंदी बोलता है तो लोगों को समझ नहीं आती, इंग्लिश बोलता है तो लोगों को समझ नहीं आती, और नॉन हिंदी बेल्ट वालों को मलयाली समझ, मतलब हिंदी बेल्ट वालों को मलयाली समझ नहीं आती। तो दो दो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं आपके पास। हम्म। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन किस स्तर का आ रहा है, किस बैकग्राउंड का आ रहा है, और दूसरा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन किस स्तर पे काम कर रहा है। तो सही यही बात। बहुत बड़ा फर्क है ना पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर। तो बराबर। कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजिकली, तो देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर शिफ्टिंग पहले से चलती रही है। हम्म। कांग्रेस से लोग बीजेपी में जाते रहे, बीजेपी से लोग कांग्रेस में जाते रहे। लेकिन बराबर। अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले कुछ समय से अभी राहुल गांधी के जो सबसे बड़े पॉलिटिकल एडवाइजर, उनका नाम है सीताराम येचुरी, ठीक है। राहुल गांधी के सबसे करीब में जो व्यक्ति नजर आता है वो है कन्हैया कुमार, पूरी भारत जोड़ो यात्रा एंड ऑल इसमें आपको नजर आए होंगे, ठीक है, योगेंद्र यादव, और अन्य भी एक पूरा का पूरा कार्टल है, पूरी की पूरी एक लॉबी है। ये कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की है, और इन्होंने बराबर। कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजिकल शिफ्टिंग है वो लेफ्ट की तरफ कर दी। हम्म। वरना कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजिकल शिफ्टिंग इस तरीके की नहीं रही है। मैं आपको बताऊं, अगर सीएम मोहन, आप शायद मध्य मध्य प्रदेश से हैं, प्रदेश। हाँ, मध्य तो प्रदेश। शायद आपके सीएम साहब मेरी बात सुने। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्र में
संस्कृति मंत्री जो सांस्कृतिक मंत्रालय होता है, वो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, उनके मंत्री कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हुआ करते थे। आपके यहाँ गुर्जर कम्युनिटी द्वारा, जहाँ पे जो पूरा का पूरा चंबल बेल्ट हुआ करता था, वहां पे बहुत सारी मंदिरें टूटी हुई हैं। उन मंदिरों को दोबारा बनाने का काम, वो के मोहम्मद साहब, आपको पता होगा, वो आर्कियोलॉजी करने के लिए जी। गए थे, तब वहां पे उनको बहुत बड़े डाकू भी मिले थे। क्या नाम था उनका, एन से नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ। आप लोग के यहाँ बहुत पॉपुलर हैं, गुजर गुजर समाज के थे। बहुत, हाँ। मतलब कि बहुत 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 बड़ा नाम रहे हैं, ठीक है। हाँ, चंबल उनसे के उनकी भेंट, डॉक्टर हैं वो। हाँ हाँ। हाँ, बहुत बड़ा नाम रहे हैं। निर्मल सिंह कुछ ऐसा नाम हुआ करता था, हम्म, हम्म, ठीक है। वहां पे जो अवशेष पड़े थे मंदिरों के, भूकंप वगैरह आया होगा या टूट फूट हुई होगी, और वो अवशेष वैसे ही पड़े थे। तो उनका पुनर्निर्माण करवाना तब की दिग्विजय सिंह सरकार ने और केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने करवाया। उसके बाद 15 बराबर। साल आपके यहाँ शिवराज सिंह चौहान रहे हाँ, और अब सीएम 18 साल। मोहन यादव रहे हैं। हाँ, हम्म, अब मोहन यादव साहब भी रहे हैं, हम्म, मतलब हैं। आपको मैं हम्म, बताऊं, वो काम जो है, वो सुधा फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन जो है, वो करवा रहा है, केंद्र की हम्म, सरकार नहीं करवा रही। लेकिन कहने का हम्म, तात्पर्य मेरा ये है कि कांग्रेस का अप्रोच इन सब चीजों पे रहा है, समझ रहे हैं? उनकी बराबर। आइडियोलॉजिकली कंप्लीटली शिफ्टिंग नहीं थी। लेकिन मैंने जो आपको बात बताई, फ्रॉम 1989 कांग्रेस जो है वो डिग्रेड होना शुरू, बराबर। ठीक है। लेफ्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ा, लेफ्ट के लोग इनके यहां बढ़े, और अब तो ये पूरी की तरीके से लेफ्ट के कब्जे में है। तो कांग्रेस का जो कांग्रेसी, कट्टर कांग्रेसी नेता है, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, जो भाजपा में चले गए, उनसे आपको, उनके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कांग्रेस चला रहे हैं। बराबर। कांग्रेस ना तो मरेगी, ना तो खत्म होगी, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होती रहेगी। शिफ्ट हो जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बराबर। समझ रहे? वो एक फॉर्म से बराबर। दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती रहेगी। दूसरे यही फॉर्म में चीज ट्रांसफर हो कांग्रेसियों जाएगा। की, यही चीज बराबर। कांग्रेसियों की है, ठीक है। कांग्रेस हम्म, एक ऐसी चीज है कि जो समाप्त होकर भी अपने आप को जीवंत कर देती है। हम्म, कांग्रेस से जिस जिस चीज के लिए जो व्यक्ति लड़ा, वो वापस वही काम करने लगा, वो वापस वही काम करने लगा। हर व्यक्ति ने कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और वो कांग्रेस से अलग हो गया, और हर व्यक्ति बराबर। भ्रष्टाचारी निकला, बराबर। ठीक है। तो उसके ऊपर चर्चा मत कीजिए। लेकिन चाहे वो कपिल सिब्बल जैसे नेता हो, चाहे वो गुलाम नबी आजाद जैसे नेता हो, और इन नेताओं की फेरिस्त है, बहुत लंबी फेरिस्त है, जिन्होंने भाजपा का दामन नहीं थामा, हाँ। लेकिन वो कांग्रेस से वैचारिक रूप से अलग हो गए। और अलग होने की एकमात्र वजह रही इनकी, क्योंकि कांग्रेस का वैचारिक रूप से डिक्लाइन है, और उस बराबर। डिक्लाइन ने कांग्रेस को समाप्त कर दिया। आज देश की डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं। वो तो डेमोक्रेसी के एक बहुत बड़े सपोर्टर है, या आप कहोगे कि टॉर्च बियरर, कि हम्म, 2 सीट की पार्टी इतनी ऊंची पहुंच सकती है अगर मेहनत करे, लगन के साथ काम करे, सही बात है। एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करे। आप एक बात बताइए कि आपने पिछले 10 सालों में कोई एक मास मूवमेंट क्रिएट किया? 10 साल से आप अपोजिशन में है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर कब आए? जब राहुल गांधी बल्कि जी को दस ईडी साल का से खबर गया। हाँ, बल्कि 10 साल से ये ऐसे ही मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे राफेल हो गया, अडानी हो गया, या 15 लाख हो गए, जो भी हो गए, उन या उन मुद्दों का ग्राउंड लेवल पे लोगों से कोई भी कनेक्ट ही नहीं है। राहुल जी, उस चीज के लिए भी क्या आपने मोबिलाइज कर ली पब्लिक? हाँ, मैं बड़ी बात बिल्कुल। ये कह रहा हूं, हाँ। उसके लिए भी क्या आपने कोई मूवमेंट क्रिएट किया? एक रविंदर सिंह भाटी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान से, हम्म, उनकी नामांकन सभा की भीड़ देख लीजिए आप। एक हम्म, निर्दलीय कैंडिडेट की जितनी बड़ी भीड़ है, अगर परिवारवादी नेताओं को छोड़ दिया जाए कांग्रेस पार्टी में, तो एक नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी में, एक नेता, मैं परिवारवादी नेता बोल सही रहा हूं बात। तो मैं उसमें सचिन पायलट को इंक्लूड कर रहा हूं। बराबर। उसके अलावा आपको एक नेता नहीं मिलेगा जो इतनी भीड़ क्रिएट कर ले अपने पीछे, सही बात। क्योंकि इनका जनता से और पार्टी से बिल्कुल संपर्क टूट चुका है। और ऑन द फेयर नोट, मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस अगर आज इस देश में डेमोक्रेसी को बचाए रखना चाहती है राहुल जी, तो उसको दिल्ली के अपने जितने संसाधन हैं, ऑफिसेज हैं, नेता हैं, वो सब आम आदमी पार्टी को दे देने चाहिए। पंजाब में भी यही काम करना चाहिए, गुजरात में भी यही काम करना चाहिए, बिहार में उसको अपने सारे संसाधन, ऑफिसेज आरजेडी को दे देने चाहिए, यूपी में समाजवादी पार्टी को, झारखंड में जेएमएम को, साउथ इंडिया में एक जगह पे डीएमके को, एक जगह पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, सीपीआई को। तभी इस देश में कांग्रेस को डेमोक्रेसी के लिए अपना योगदान दे पाएगी।
और इन सभी पार्टियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए कि 2 लोगों को आजीवन आप कांग्रेस की तरफ से संसद भेजते रहेंगे, राहुल गांधी एंड फैमिली एंड प्रियंका गांधी एंड फैमिली। और इन सभी पार्टियों को चाहिए कि वो सामने से इतना बड़ा दिल दिखाए कि ये सारे संसाधन सहर्ष स्वीकार करें, जमीन पर संगठन तैयार करें और इन दोनों लोगों को संसद किसी न किसी रास्ते से भेजते रहे। कांग्रेस का डेमोक्रेसी में इससे बड़ा योगदान कोई नहीं है। आप संगठन नहीं चला पा रहे हैं, इससे बड़ी चीज क्या। आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो 3 बार 1 साल में राहुल गांधी को मार चुके हैं। ये कैसे संभव है? आप भैया कम्युनिकेशन ही आपका बहुत टूटा हुआ है। सही बात है। राजीव गांधी की जगह राहुल गांधी बार बार आप फंबल कर रहे हैं। अरे आप भी टेलीप्रॉम्प्टर रख लीजिए ना, जिसका आरोप लगाते हैं आप नरेंद्र मोदी के ऊपर। आपको किसने मना किया? आपने ये कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो कहेंगे कि हमने भारत जोड़ो यात्रा की, हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। मैं जब पूछते हैं इनके कि आपने 10 सालों में किया क्या है, राहुल जी इस देश में यात्राओं की पॉलिटिक्स रही है। चंद्रशेखर जी ने की, जगनमोहन रेड्डी ने की, अभी प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ठीक है, राहुल जी ने भी की, आडवाणी जी ने की। आडवाणी जी की रथ यात्रा सबसे ज्यादा ऐतिहासिक। मैं आपसे पूछूं कि आडवाणी जी की रथ यात्रा का मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, आप बताइए। बिल्कुल, बीजेपी का एक जो प्रसार है वो पूरे देश में करना, और जिस जिस रूट से वो जा रहे हैं मैं कह रहा हूं यही गलती है, यही राहुल जी गलती हो रही है, ये गलत बात है। उस रथ यात्रा का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था, उसका उद्देश्य बहुत प्रौढ़ था। उसका उद्देश्य यह था कि राम जन्मभूमि आंदोलन को घर घर तक पहुंचाना है। उसका मेन प्रोडक्ट ये था। बाई प्रोडक्ट क्या मिला इन्हें कि बीजेपी घर घर तक पहुंच गई, बराबर, और लाल कृष्ण आडवाणी जन जन के नेता बन गए, बराबर। वो जो आंदोलन था वो कंप्लीट कब हुआ है, उस रथ यात्रा का बेनिफिट पूरा कब मिला है मेन प्रोडक्ट के हिसाब से? इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को। 2024। लेकिन उससे पहले उसके बाई प्रोडक्ट ने काम कर दिया। बराबर, बिल्कुल सही है। ये एक बड़ा उद्देश्य होता है जब आप लेके चलते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था? आप किसी भी कांग्रेस के लोगों से पूछो, वो क्लियरली आपको नहीं बता पाएंगे। मोटिव, रथ यात्रा का मोटिव था ना कि राम जन्मभूमि आंदोलन को जो है हमें घर घर तक पहुंचाना है। बराबर। चुनावी जो उनको सफलता मिली, पार्टी को जो सफलता मिली, लाल कृष्ण आडवाणी जी को सफलता मिली, वो बाय प्रोडक्ट्स थे। उन्होंने चुनाव से उस रथ यात्रा को नहीं जोड़ा, इसलिए वो यात्रा रेलेवेंट रही। भारत जोड़ो यात्रा आपने समाप्त की, गुजरात में और कर्नाटका में आपको जीत मिल गई, आपने उस जीत का श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को दे दिया। आपने अपनी यात्रा की रेलेवेंस को, मोटिव को छोटा कर दिया। उसके बाद आप 3 चुनाव जैसे ही हारे तो फिर वो भारत जोड़ो यात्रा ही समाप्त हो गई ना, क्योंकि रेलेवेंस जो आपने मोटिव बता दिया जनता को, उद्देश्य बता दिया जनता को, वो चुनाव जीतना था। सही बात है। तो ये होता है जब आपका होमवर्क नहीं होता, और जब होमवर्क आपका नहीं होगा तो एक एक करके लोग छोड़ के जाएंगे। फिर वो रीजन देंगे कि भैया हमें राम जी का विरोध करना पड़ रहा है, हमें वेल्थ क्रिएटर्स का विरोध करना पड़ रहा है, बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं। ये सारे, देखिए सिंपल सी बात ये कि आपको एडजस्ट होना है। तो कल तक सब सही था, आज सब खराब हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, पॉलिटिक्स जो है वो एक सोशल बिजनेस है, और उसमें भी लोग अपना करियर बनाने के लिए आते हैं, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन कंपनी तो वही बेहतर है ना जो लगातार ग्रो करे। सही बात है। वो तो चाहेगी ना कि उसके साथ उसका परिवार बड़ा हो। बिखरती हुई कंपनी को चाहिए कि वो अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके अंदर समाधान लेके आए, वो जनता की बातों को समझे कि पब्लिक के बीच में अगर हम राम मंदिर का विरोध करेंगे तो चुनाव में भी हमको हार मिलती है और हमारे कार्यकर्ताओं को भी लज्जित होना पड़ता है। आपको याद नहीं होगा शायद कि 2017 का साल था, 15 के आसपास की बात है। मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सब ने मिलकर जो है जम्मू कश्मीर में सरकार बना दी थी। जो नॉर्थ इंडिया का बीजेपी का कार्यकर्ता था उसको एक एक व्यक्ति जलील करता था कि क्या हो गया भाई तुम्हारा, जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कहां कश्मीर, कहां गया भाई? 370 पे क्यों नहीं बोल रहे? अब 2019 तक देखिएगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जलील किया जाता था।
क्योंकि बिल्कुल। जब आप वैचारिक रूप से अपना स्टैंड बदलते हैं तो जमीन पे कार्यकर्ताओं को लोगों से सुनना पड़ता है। बराबर। आपको मैं बताऊं एक चीज कि जब शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, तो शिवसेना हम्म। में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने शिवसेना की मेंबरशिप त्याग दी थी। हाँ। वो भाजपा में शामिल नहीं हुए, लेकिन वो शिवसेना की मेंबरशिप त्याग चुके थे, और वो बराबर। तब वापस आए शिवसेना के अंदर या बीजेपी के अंदर जब उनकी सरकार बन गई। ये होता बराबर। है जब कार्डर बेस्ड पार्टी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करती है। तो बीजेपी को जनता को समझाना पड़ा कि भैया देखो, हमने इसलिए सरकार बनाई थी कि हम 370 हटा सके, बड़ा सही बात। फायदा देखो। लेकिन बराबर। जनता ने प्रश्न पूछने बंद नहीं किए। हाँ। अब राम मंदिर का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आपके कार्यकर्ताओं को जलील होना पड़ेगा जमीन पे, और बिल्कुल। उसका राजनीतिक कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना आपको। अगर आपको पॉलिटिकल बेनिफिट मिल रहा हो तो आप उसको चालू रखें। आपको जनता आपके मुद्दों को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है, नेग्लेक्ट हम्म। कर रही है। आपने नोटबंदी का मुद्दा उठाया 2017 यूपी चुनाव से पहले, हाँ। यूपी में आपको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद बराबर। आप देखिए कि आपने जीएसटी का मुद्दा उठाया गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले, आपको मुंह की बराबर। खानी पड़ी। आपने राफेल, चौकीदार चोर है, देश की अर्थव्यवस्था कुछ एक उद्योगपतियों के हाथ में है, ये सारे मुद्दे आपने 2019 में उठाए, आप फेल सही हो है। गए। इसके बराबर। बाद आप कास्ट सेंसस लेके आए, अभी 3 राज्यों के चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ी। तो बिल्कुल सही है। बेसिकली जब आपको पता चल रहा है कि आप इनसे चुनाव हार रहे हैं, तो आप बार बार जब इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो आप वो तीर जो निशाने पे लग ही नहीं रहे हैं, उन्हीं के सारे जंग में ला रहे हैं। और जब आप हार जाते हैं तो आप ईवीएम ईवीएम गाने लग जाते हैं। और बराबर। उस ईवीएम के खिलाफ भी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी एक मूवमेंट खड़ा नहीं कर पाती है। हम्म। बामसेफ है एक संगठन, अब उसके कार्यकर्ता ना के बराबर बचे हुए हैं। बामसेफ ने ये मूवमेंट खड़ा किया दिल्ली के अंदर ईवीएम के हम्म। खिलाफ, कि वो जंतर मंतर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस तक उन्होंने 3 या 4 बार मार्च करने की कोशिश की। तो आप उस तरीके, विपक्ष का काम है कि जमीन पे मास मूवमेंट को क्रिएट करें। ऐसा नहीं बराबर। है कि देश में सब कुछ अच्छा हो गया है, मैं फिर कह रहा बराबर। हूं। हाँ। लेकिन बुरा अगर है तो वो बताएगा कौन? सही बात है। मीडिया का काम मुद्दे को एग्जैजरेट करना है। आप हम्म। समझिए इस चीज को। आप हम्म। कहेंगे आप अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी करते रहेंगे, अरे भैया देश के अंदर 100 नए यूनिकॉर्न स्टैब्लिश हो गए, 200 से सही बात ज्यादा है। अरबपति बराबर। हो गए, 200 से बराबर। ज्यादा अरबपति हो गए। आपका तो स्टैंड ही गलत हो जाता है। बिल्कुल सही है। आप एक ऐसी यूनिट नहीं बन, आपने तो, मैं तो कहूंगा पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने अपने बड़े बड़े नेताओं का नाम नीचे डुबोया है। हम्म। नेहरू के ऊपर आक्रमण, देश के प्रधानमंत्री नेहरू के ऊपर आक्रमण जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं हुए। जब सावरकर को लेके आए, स्वतंत्र वीर सावरकर को लेके आए, तब नेहरू जी के ऊपर भी जो है आक्रमण करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, बराबर। और आपने नेहरू जी का भी नाम खराब कर दिया। तो आप तो उनकी लेगेसी संभालने वाले भी नहीं है। हम्म। और फिर मैं क्लियर करता हूं, आज के टाइम में अखिलेश यादव ने 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था यूपी में, वो अच्छा लड़ा, उन्होंने मेहनत से लड़ा। 2022 के एंड में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी भले ही 5 सीटें जीती, लेकिन हम्म। उसने मेहनत से चुनाव लड़ा, सही बात। पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ा। आप विपक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी को देखिए विपक्ष में बंगाल में पूरी मेहनत से पूरे बिल्कुल। पूरे दम के साथ चुनाव लड़ा। कांग्रेस किसी भी राज्य के अंदर, अगर मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में इनकी अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, तो 160 165 पोस्टर्स ये सीटें बता रहे थे उसकी, कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई, क्योंकि जमीन के ऊपर कांग्रेस ने कोई काम ही नहीं किया। कमलनाथ की कंप्लेंट बार बार राहुल गांधी तक होती रही, और राहुल गांधी कमलनाथ को बोलते रहे, लेकिन कमलनाथ ने कोई मूवमेंट क्रिएट नहीं की। जबकि राजस्थान में सरकार चलाने के बावजूद भी 5 वर्षों तक अशोक गहलोत ने अपने हाथ में कमान रखी थी, सचिन पायलट से कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन फिर भी वो अंत तक चुनाव को लेके गए और अच्छा चुनाव लड़े। तो आप चुनाव हार रहे हैं या जीत रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप डेमोक्रेसी के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन को शून्य कर। बराबर। मैं आपने आपने मध्य प्रदेश की बात करी। अब चूंकि मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, मैं दो कुछ कुछ ही चीज़ आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताता हूँ। जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया कि जो विधानसभा चुनाव की जब बात हो रही थी, तो जितने भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल आए, उसमें या तो कांटे की टक्कर बता रहे थे या तो कांग्रेस को बढ़त के तौर पे बता रहे थे। पर ग्राउंड लेवल पे जो चीज मैंने उस समय ऑब्जर्व करी थी वो ये थी कि कहीं पर भी कांग्रेस का एक वजूद का जो एग्जिस्टेंस होता है ना, कि एक जो वजूद की लड़ाई, एक एग्जिस्टेंस की लड़ाई, कांग्रेस इस विधानसभा में वो लड़ रही थी। अब उसी का रिफ्लेक्शन मैं आपको बताता हूँ। अभी जो लोकसभा इलेक्शन में जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए,
29 सीट्स हैं एमपी के अंदर। उन 29 सीट्स के लिए इनको यहाँ पर कोई लीडर, कोई नेता लड़ने को तैयार नहीं था। मैं आपको इंदौर की बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंदौर में हूँ। इंदौर से ही जीतू पटवारी आते हैं, जो कि भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो तक लड़ने से इनकार कर चुके हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, किसी और को लड़वा दो। तो कोई कोई एक पर्सन, ना इनका कोई पार्षद, ना इनका कोई ग्राउंड लेवल का लीडर, ना इनका कोई टॉप लीडर, कोई भी टिकट लेने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि टिकट लेके हर्ष क्या होने वाला है। इनके पास बड़े ही कुछ अच्छे यहाँ पर लीडर थे कांग्रेस के पास में, वो अभी हाल फिलहाल में पिछले 10-15 दिनों में बीजेपी में शामिल हो गए। तो जो आपने बताया कि जब एक्सेप्टेंस ही नहीं बचेगा, और जब आप उन चीजों को हाईलाइट करते रहेंगे बार बार, जिन चीजों को लेके ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को जनता के सामने क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा और वो उसको जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेगा, तो फिर वो नहीं इस पोजीशन में रहेगा कि उस चीज को वो कंटिन्यू कर पाए। आपने राम मंदिर की भी बात करी। राम मंदिर के केस में भी कई सारे जो कांग्रेस के हार्डकोर कांग्रेस के बिलीवर थे, वो भी ऑफ द कैमरा ये बोलते थे कि यार इन्होंने ये जाने से मना किया, क्वेश्चन किया, ये इन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब एक आइडियोलॉजिकल दिवालियापन आ जाता है, सोच का दिवालियापन आ जाता है, तो स्थिति फिर ऐसे ही उत्पन्न होती है। यही प्रॉब्लम मैंने आपको कहा ना कि मेनली कोई टिकट क्यों लेना चाहेगा। आप एमपी की बात कर रहे हैं, एमपी में उस टाइम में बबल क्रिएट किया गया था, लेकिन फैक्ट ये था कि आपके पास तो जमीनी कार्यकर्ता नहीं। एग्जैक्टली। जब आपके पास जमीन पे लोग रहेंगे, मैं फिर क्या कह रहा हूं, आप चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव आप तब जीतेंगे जब जमीन पे आपके पास संघर्षशील कार्यकर्ता हो। संघर्षशील कार्यकर्ता आपके पास नहीं बचे। जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है उसको पता है, और उसका सम्मान भी नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। सच्ची बात तो ये भी है, क्योंकि इतने पावर सेंटर्स हैं कि वो पावर सेंटर्स के बीच में ही उलझ के रह जाते हैं। मसलन अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के केस को देखें, तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा की सांसदी मिल गई होती, सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन देखें, ठीक है, दिग्विजय सिंह के ऊपर अगर उनको तवज्जो दे दी गई होती, तो शायद वो जो है वो अभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर होते और सरकार मध्य प्रदेश में 5 साल कांग्रेस की चल जाती। ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर आप एक डायमेंशन को ढूंढेंगे तो ये डायमेंशन है। चलिए, अगर आप इस डायमेंशन को भी ना माने, भैया कमलनाथ जी सीएम थे, नकुलनाथ उनके बेटे छिंदवाड़ा से सांसद बने। कमलनाथ को नेशनल पॉलिटिक्स में लाके ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाया जा सकता था। आपके पास एक लंबे समय तक लीड करने के लिए नेता जमीन पर तैयार होता। बराबर। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सरकार गिरती तो वो उनकी नाक की बात होती। सही बात है। जैसे आप देखिए, सचिन पायलट ने पूरा एक माहौल क्रिएट किया राजस्थान में 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए, तो उससे पहले वहां पे आपने सचिन पायलट के साथ भी इसी तरीके की बात की। वहां पे अशोक गहलोत जो है वो जादूगर ऐसी थोड़े कहलाते हैं, वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। हालांकि वहां पे इस तरीके का क्लोज बैटल था भी नहीं। सेकेंडली, वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक्टिवली उतना पार्टिसिपेट किया भी नहीं था। वो तो चुनावी नतीजा आने के बाद ही शिवराज सिंह चौहान इस चीज के ऊपर लग गए, ठीक है। और इस चीज का, और दूसरे चुनाव में मैं मानता हूं कि ये 18 साल सांसद मुख्यमंत्री रहने के बाद जो व्यक्ति इतना बड़ा मैंडेट लेके आया है, उसको सच में नेशनल पॉलिटिक्स में होना चाहिए। सही बात है। और प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, इनको विदिशा से सांसद का चुनाव दोबारा लड़वाया। और हमें लग रहा है, ये अंदर खाने खबर है, इनको संगठन में भी अच्छा कार्य या तो दिया जा सकता है, या तो एक अच्छा मंत्रालय भी दिया जा सकता है। लेकिन टू बी फ्रैंक, बात यह है कि आज हम कांग्रेस के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे, तो कांग्रेस के साथ कांग्रेस को अपने बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक करना होगा। कांग्रेस के पास संसाधन है, कांग्रेस पैन इंडिया लेवल की पार्टी भी है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो करीब 10-12 करोड़ इनको वोट्स मिले थे, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिले। टोटल करीब 17% वोट है कांग्रेस के पास। लगभग 18% उनको पैन इंडिया लेवल पे वोट मिले थे, ठीक है। कांग्रेस में राहुल गांधी की फाइटिंग स्पिरिट भी थोड़ी बहुत नजर आती है। लेकिन आपका अगर फेस हो गया राहुल गांधी, तो आपको बैकएंड पे कुछ ऐसे संगठन के लोग तैयार करने होंगे जो संगठन को ढंग से चलाए। जैसे अगर आप आम आदमी पार्टी का देखें, तो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल उनके फेस है, उसके पीछे संदीप पाठक जो है उनके प्लानर है, इलेक्शन मैनेजर है, वो उस तरीके से कार्य कर, आप समझ रहे हैं। आप किसी भी
किसी भी पार्टी को देखेंगे तो उस तरीके की आपको संरचना नजर आएगी। कांग्रेस के अंदर जो आइडियोलॉजिकली अपने आप को उनको एक स्टैंड लेना होगा अपना, और वो स्टैंड वो होगा जो देश चाह रहा होगा। और सही इस बात वक्त देश जो है जिस दिशा में चल रहा होगा, पार्टी लाइन आपकी उससे अलग नहीं हो सकती। अगर है, उस बिल्कुल मतलब कि सही अगर बात। आजादी के मूवमेंट के वक्त में अगर गांधी जी कहीं कह देते कि हमें आजादी नहीं चाहिए, तो क्या होता? क्या लोग गांधी जी को फॉलो करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या अगर वो फर्स्ट डे ही बोल देते कि भैया आजादी लेंगे, तो पहले गांधी हम्म, जी ने हमको क्या, आपको अगर आज भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी जी को ही ढंग से फॉलो कर रही, कि पहले उन्होंने लोगों को डिसिप्लिन बनाया, लोगों को बोला कि छुआछूत वगैरह छोड़ो, भैया असहयोग आंदोलन स्टार्ट करवाया, स्वदेशी मूवमेंट शुरू करवाया, बराबर। पहले डोमिनियन स्टेटस की बात की, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। तो एक पूरा प्रोसेस था। ऐसा नहीं था कि पहले दिन आए कि हाँ भाई कल हम आजाद होने वाले। एक प्रोसेस है पूरा का पूरा। भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी पहली सरकार बनाई तो राम मंदिर के ऊपर उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड तो क्लियर है भाई, कि हम बराबर। राम मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है इतना, हमें सही उतना बात। मैंडेट आपने दिया नहीं है। जब इनको बराबर। फुल मैंडेट मिला, इन्होंने बना दिया। बराबर। और अटल जी का 99 में दिया हुआ लोकसभा में वो भाषण अभी वही भी याद है, जीवंत वही भाषण है, कि वो जिस दिन हमारे पास पूर्ण बहुमत होगा उस दिन राम मंदिर भी बनेगा, 370 भी हटेगी। ठीक है। तो वो उन्होंने शामिल, मैंने क्या कहा, वो उन्होंने इस चीज को लेकर अपना स्टैंड क्लियर रखा। ठीक है। कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर वैचारिक शिफ्ट लाना पड़ेगा। लेफ्ट की आइडियोलॉजी को इस देश ने बहुत पहले इग्नोर कर दिया है, कांग्रेस को ये चीज समझनी होगी। वरना जो पहले जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें अगर आप लोकसभा सीट्स के हिसाब से देखेंगे तो 15 या 16 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मिली थी, जो कि बराबर। सेकंड सबसे ज्यादा थी। सेकंड हम्म। सेकंड नंबर पे थी वो। ठीक है। हम्म। लेकिन उसके बाद अगर 90 के दौर को हटा दिया जाए तो कभी भी लेफ्ट पॉलिटिक्स इंडिया में हावी नहीं रही। दो तीन बराबर। स्टेट रहे, चाहे वो त्रिपुरा हो चाहे वो बंगाल हो, और अभी लास्ट इनका केरल का किला बचा हुआ है, केरल। और छोटा सा जेएनयू। ठीक है। इसके अलावा इंडिया के अंदर कहीं पे भी वामपंथी शासन का आपको कहीं पे अ, अस्तित्व नजर नहीं आएगा। बराबर। इनफैक्ट जिन देशों ने वामपंथ को अपने अंदर लिया, चाहे वो यूएसएसआर रहा हो, वहां से कम्युनिज्म समाप्त हो चुका है। चाइना के अंदर अगर आप बोलोगे कि कम्युनिज्म बचा हुआ है तो आप बेवकूफ हैं। उसकी सारी की सारी पॉलिसी जो है वो नॉन कम्युनिज्म वाली है। ठीक है। हम्म। तो जब वैश्विक स्तर पर वो समाप्त हो चुका है तो अब आप इसको अपने अंदर लेके आएंगे तो आप भी समाप्त हो जाएंगे। ये एक बराबर। बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है राहुल जी। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज आपके समय के लिए और आपके पूरे ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है भविष्य में फिर से आपसे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद।